नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुबह के 8 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक मैं आपसे जुड़ा रहूँगा। उम्मीद है कि आप भी हमसे जुड़ गए होंगे। जो लोग जुड़ गए हैं उनको मेरा प्रणाम है, जो लोग बाद में जुड़ेंगे उनको भी मेरा प्रणाम है। तो आज शनिवार है, नवरात्र अभी जारी है। तो शनिवार वीकेंड होता है और आज से 4 दिन छुट्टी है आप लोगों की ऑलमोस्ट। अगर सरकारी कर्मचारियों की बात करें तो शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल। शनिवार इतवार छुट्टी है, सोमवार नवमी है और मंगलवार को दसवीं यानी दशहरा की राष्ट्रीय छुट्टी है। तो एंजॉय करिए छुट्टी, पूजा पाठ करिए, खाना पीना खाइए। फेस्टिवल, बहुत बड़ा फेस्टिवल है दशहरा, आपको पता है। 9 दिन नवरात्र चला माँ दुर्गे का और 10वां दिन जो है दशहरा मनाया जाएगा। बुराई पर अच्छाई की विजय का पर्व मनाया जाएगा। तो ये है आपका। शुरू कहाँ से करें? तो रैपिड ट्रेन आपने तो कल देख ली होगी, मोदी जी ने शुरू कर दिया है। और मोदी जी ने ये भी कह दिया कि साहब ये साहिबाबाद से और दुहाई डिपो है ना, कौन सा डिपो है वहाँ तक जो चलेगा, दुहाई डिपो। तो ये इसका तो उद्घाटन मैंने किया है। बाकी 1-1.5 साल के बाद जब मेरठ तक चलने लगेगा तो उसका भी उद्घाटन करने हम ही आएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। और भी कुछ कहा उन्होंने, ज़रा सा छोटा बता देता हूँ। चुटकी जो लिया है उन्होंने, राजस्थान का जिक्र करके गहलोत पे चुटकी ली। मोदी जी ने कहा कि दिल्ली मेरठ का ये 80 किलोमीटर से ज़्यादा का ट्रैक तो बस एक शुरुआत है। पहले फेज में दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान के कई क्षेत्र नमो भारत से कनेक्ट होने वाले हैं। चुनावी राज्य राजस्थान का नाम लेते हुए पीएम कुछ देर चुप रहे, फिर तंज कसते हुए कहा कि मैंने राजस्थान बोल दिया तो अब वहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की नींद खराब हो जाएगी। उन्होंने जिस तरह से रेल ट्रांसपोर्ट ने तरक्की की है उससे अगले दशक में रेल पूरी तरह से बदल जाएगी। तो हमारी भी तो 2 ही डिमांड है लखनऊ से। एक तो अगर आप ये चलाएंगे इसको नमो भारत, तो कानपुर और मेरे ख्याल से लखनऊ के बीच चलेगी, सबसे मुफीद रहेगा। और यहाँ से उन्नाव है, यहाँ से सुल्तानपुर है, यहाँ से अयोध्या है। तो मुझे तो लगता है कि अयोध्या पहले चलेगी। अयोध्या पे बड़ा फोकस है मोदी जी का और योगी जी का। तो नमो भारत जो चलेगी, मुझे लगता है पहले यहाँ से अयोध्या के बीच में चलेगी, यानी लखनऊ से अयोध्या के बीच में चलेगी। उसके बाद भले कानपुर का नंबर आए। तो ये एक बढ़िया चीज़ है, अगर चल जाए तो बहुत बढ़िया है। और योगी जी भी हमारे थे वहाँ पर। तो सीएम योगी जी ने कहा कि पीएम मोदी ने रैपिड रेल का उद्घाटन कर राज्य के 25 करोड़ लोगों को नवरात्र और विजयादशमी का उपहार दिया है। इसके लिए उनका आभार है। उन्होंने कहा कि 9 साल देश भर में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना, 500 रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट की तर्ज पर आधुनिक बन रहे हैं। राज्य के 5 शहरों में मेट्रो का संचालन हो रहा है। जल्द ही आगरा और मेट्रो में भी रेल चलेगी, मेरठ में भी मेट्रो चलेगी, आगरा और मेरठ में। देश के पहले रोपवे का काम भी तेज़ी से हो रहा है। एक्सप्रेस वे, हाईवे, लॉजिस्टिक हब बन रहे हैं। चलिए, बनाइए, बहुत बढ़िया बात है। और गगनयान मिशन, अगर विकास की बात करें तो एक और खबर है छोटी सी, आप पढ़ लीजिए, सुन लीजिए कि इसरो शनिवार को गगनयान मिशन की पहली टेस्ट उड़ान आयोजित करेगा। इसके तहत क्रू एस्केप सिस्टम की जांच होगी। इसमें रैकेट में गड़बड़ी होने पर उसके अंदर मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित धरती पर लाने वाले सिस्टम की जाँच होगी। इसमें टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन TVD-1 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। इस फ्लाइट में 3 हिस्से होंगे: सिंगल स्टेज लिक्विड रॉकेट, क्रू मॉड्यूल और क्रू एस्केप सिस्टम। गगनयान मिशन की टेस्ट फ्लाइट है आज। ऑल द बेस्ट इसरो। और एक छोटी खबर और है, PFI पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया ने अपने खिलाफ जो बैन लगा है उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट गई है। पंडालों में माता विराज गई हैं आज से। तो आज से आप लोग पंडाल वंडाल देखना शुरू कर दिए। गाज़ा में युद्ध जारी है। तो ये छोटी छोटी खबरें थी, लेकिन आते हैं बड़ी खबर पे। और बड़ी खबर ये है, पहले महुआ मोइत्रा के बारे में बता दें या कांग्रेस और सपा के बीच जो चल रहा है वो बता दें? चलिए, महुआ मोइत्रा का पहले मामला देख लेते हैं क्या है। अब
कोर्ट में जब कल सुनवाई हो रही थी तो महुआ मोइत्रा के जो वकील हैं, उनका नाम ये है शंकर नारायण कुछ है, गोपाल शंकर नारायण जो है, उन्होंने जो उसके वकील थे, क्या नाम है, अनंत देहादराई जो वकील हैं, जिनके साथ उनका विवाद चल रहा है महुआ मोइत्रा का एक कुत्ता को भी लेकर, तो उसको शायद फ़ोन किए ये शंकर नारायण की भैया मामला जो है कोर्ट के बाहर सेटलमेंट हो सकता है। तो ये बात जो उनके वकील हैं उन्होंने कह दी जज साहब से सुनवाई के दौरान। तो जज साहब ने कहा कि भैया आप वकील हैं कि माने मीडिएटर हैं। तो ये मामला है। अब बताया ये जा रहा है कि महुआ मोइत्रा जो है बुरी तरह से घिरती जा रही हैं और अब उनसे पूछताछ भी होगी और माना समझा ये जा रहा है कि मतलब संसद की सदस्यता जो है उनकी शायद खतरे में पड़ सकती है। मामला क्या है पूरा, उसमें थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि लोकसभा स्पीकर को भेजी बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की चिट्ठी में सांसद महुआ मोइत्रा पर आरोप है कि उन्होंने दर्शन हीरानंदानी के हितों से जुड़े और अडानी ग्रुप के हितों को नुकसान पहुंचाने वाले सवाल पूछे। महुआ ने कैश और गिफ्ट के लिए अपने पदों का दुरुपयोग किया और पैसे के लिए पीएम मोदी और अडानी पर आरोप लगाए। अब विवाद कहां से शुरू हुआ ये भी लिखा हुआ है, सुन लीजिए। पूरा विवाद महुआ के पूर्व साथी और सुप्रीम कोर्ट में वकील जय अनंत देहादराई की सीबीआई को की गई शिकायत के बाद शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने अपनी शिकायत में महुआ पर हीरानंदानी ग्रुप से कथित तौर पर पैसे लेने का आरोप लगाया। इसी के आधार पर निशिकांत दुबे ने महुआ के खिलाफ एक्शन की मांग की। वहीं महुआ और देहादराई के बीच 3 साल के रॉटविलर ब्रीड के माने ब्रांड कहिए चाहे ब्रीड कहिए, कुत्ते की कस्टडी को लेकर भी विवाद है। एक बड़ा वो वीडियो कल वायरल हो रहा था, कल हमारे मित्र जो हैं पत्रकार नवलकांत सिन्हा जी, तो उन्होंने भी जो वो एक्स पर जो है उसको पोस्ट किया था, जिसमें महुआ खूब पप्पी ले रही है उस कुत्ते की। तो शायद वही वो कुत्ता है रॉटविलर ब्रीड का, जो विवाद चल रहा है वकील से उनके बीच कि भैया उसको हड़प ली थी जब वो दोस्ती थी। तो अब इस पूरे विवाद में तीसरा जो शख्स है वो है बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी। वह हीरानंदानी ग्रुप के सीईओ हैं। उन्होंने इससे अपने दस्तखत के साथ हलफनामा जारी किया। हलफनामे में दर्शन ने लिखा कि पीएम मोदी की बेदाग छवि ने विपक्ष को उन पर हमला करने का कोई मौका नहीं दिया। ऐसे में महुआ मोइत्रा ने मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए अडानी पर निशाना साधने का रास्ता चुना। दर्शन ने दावा किया कि अडानी पर निशाना साधने के लिए महुआ मोइत्रा के संसदीय लॉगिन और पासवर्ड का भी उपयोग किया गया। अब आगे क्या होगा? लोकसभा की एथिक्स कमेटी 26 अक्टूबर को सुनवाई करेगी। इसके लिए कमेटी ने निशिकांत दुबे को बुलाया है। शिकांत सुनवाई में मौजूद रहेंगे या नहीं, इसे लेकर 20 अक्टूबर तक उन्हें जवाब देने को कहा गया है। महुआ ने कहा है कि अगर उन्हें बुलाया जाता है तो वह जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो ये है मामला, जिसमें ये मामला लोकसभा की एथिक्स कमेटी, मतलब नैतिक कोई कमेटी होगी, वहाँ भी गया है। तो उसके एक मेंबर का भी बयान इसमें छपा है अखबार में। विनोद सोनकर ने कहा कि हमें दर्शन हीरानंदानी का हलफनामा मिला है। आरोप बहुत गंभीर है। समिति मामले से जुड़ी हर चीज़ की जांच करने के बाद किसी नतीजे पर पहुंचेगी। कमेटी 26 अक्टूबर को सुनवाई करेगी। महुआ मोइत्रा से भी पूछताछ की जाएगी और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को भी सबूतों के साथ पेश किया जाएगा। निशिकांत दुबे ने जो है स्पीकर ओम बिरला से शिकायत की थी, तो ओम बिरला ने इसको एथिक्स कमेटी को भेज दिया था, तो वही पूछताछ होगी अब दोनों आदमी से। महुआ मोइत्रा ने शुक्रवार को कहा कि अगर एक नामी कारोबारी से पैसे लेने के आरोपों के संबंध में उन्हें बुलाया जाता है तो वह सीबीआई और संसद की एथिक्स कमेटी के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। महुआ ने हीरानंदानी ग्रुप के सीईओ दर्शन हीरानंदानी के हलफनामे की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएमओ ने पत्र को तैयार किया है। हीरानंदानी के परिवार के कारोबार को पूरी तरह बंद करने की धमकी देकर उन्हें इस तरह का हलफनामा या शपथ पत्र पर साइन करने के लिए मजबूर किया गया है।
तो साहब देखिए 20 अक्टूबर तो आज ही है, कब है, आज 21 अक्टूबर हो गया। तो अब आप पता चलेगा क्या होता है क्या नहीं होगा। लेकिन मामला जो है थोड़ा बढ़ गया है। महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता पर खतरा या खतरे की तलवार जो है वो लटक रही है। और अब आते हैं वर्ल्ड कप पे। हमारे टीम में हार्दिक जो हैं वो बाहर हो गए, उनको चोट लगी थी। हार्दिक पांड्या 22 अक्टूबर यानी कल जो है हमारा न्यूजीलैंड से मुकाबला है, उसमें हार्दिक पांड्या नहीं खेलेंगे। अब उनकी जगह किसको खिलाते हैं? लोग बड़ी शमी को खिलाने की मांग कर रहे हैं। और हालांकि हार्दिक जो है वो ऑलराउंडर हैं और वाइस कैप्टन भी हैं, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में मुझे लगता है कि केएल राहुल जो है वो उप कप्तानी करेंगे। उनकी जगह कौन खेलेगा अब ये तो कल पता चलेगा। और उसके बाद जो है वो तो यहाँ पे लखनऊ में मैच है 29 तारीख को, 2-3 दिन का गैप हो जाएगा। 22 तारीख के बाद जो है 23-24 छुट्टी है, फिर 3 दिन छुट्टी। मैंने 26 या 27 को भारतीय क्रिकेट टीम जो है वो लखनऊ आएगी। 29 अक्टूबर को मैच है उसका यहाँ पे इकाना स्टेडियम में। तो उसके बाद जो है पिक्चर थोड़ी क्लियर होगी। इंग्लैंड से मैच है आज। इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का भी मैच है और दोनों दुद्दू मैच आ रहे हैं। मतलब दोनों पिछला मैच अपना हार गए ऐसी टीमों से जिनसे उम्मीद नहीं थी, आपको तो पता ही है। तो आज देखिए क्या होता है, दोनों क्या करते हैं। इंग्लैंड और श्रीलंका बहुत बढ़िया है भैया। देखिए क्या होता है। इंग्लैंड और श्रीलंका का गेम है आज। और ऑस्ट्रेलिया ने कल पाकिस्तान को हरा दिया, ये तो आपको पता ही है। 62 रन से मैच जीत लिया है ऑस्ट्रेलिया ने। कमबैक किया है पाकिस्तान के लिए, छोटा सा झटका था ये। और इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का मैच जो है आज वो है वानखेड़े स्टेडियम में, मुंबई। तो दोनों झटका खा चुकी हैं, आपको पता ही है। तो चलिए मैच देखते रहिए, स्कोर जानते रहिए, हमें भी बताते रहिए। बाकी तो इस अखबार में कुछ है नहीं। अब बात करते हैं अखिलेश यादव जी की। अखिलेश यादव जी का कार्यकर्ता सम्मेलन था शाहजहांपुर में वो अपने कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव की जीत का मंत्र देने जा रहे थे। रास्ते में कहीं रुक गए सीतापुर में उन्होंने जो बयान दिया है उसके बाद से गठबंधन को लेके जो है तूफान मचा हुआ है, कम से कम उत्तर प्रदेश में बात करें तो। अब अखिलेश यादव का आरोप है कि साहब अगर हमको पता होता कि विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन नहीं है तो हम शायद पहल ना करते अपने मध्य प्रदेश के नेताओं को कमलनाथ या दिग्विजय सिंह से मिलने की, पहली बात। दूसरी बात कि अजय राय जिस तरह से बयान दे रहे हैं तो अजय राय जैसे नेता को अखिलेश यादव के ऊपर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अखिलेश यादव का कहना ये है और उसके लिए उन्होंने एक शब्द भी इस्तेमाल किया जो कि सभ्य नहीं कहा जा सकता। बहरहाल जो भी हो, तो कुल मिलाकर ये भी कहा उन्होंने कि जिस तरह का व्यवहार हमसे किया गया मध्य प्रदेश में सीटों को लेके या सीट शेयरिंग को लेके या सीट देने को लेके या जो भी गठबंधन को लेके, तो उसी तरह का व्यवहार जो है अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस से करेगी। मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन जो है वो
क्या होगा इसका, और इस पे जो है खतरा मंडराना शुरू हो गया है इंडिया गठबंधन पे। अब लोग ये कह रहे हैं कि साहब जो इंडिया गठबंधन बना है वो सिर्फ जो है उसके लिए बना था, लोकसभा चुनाव में अलायंस के लिए बना है। तो लोकसभा चुनाव में अलायंस के लिए बना है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो लोकसभा चुनाव में अलायंस कब बनेगा? जब आपस में एका रहेगा, प्रेम रहेगा, मोहब्बत रहेगा, मन साफ रहेगा, तब तो। जब आपका मन साफ नहीं रहेगा और मन में कड़वाहट है, अब इस घटना के बाद, इस डेवलपमेंट के बाद, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच इस तरह की डेवलपमेंट के बाद, अब कल अजय राय का एक ट्वीट भी आ गया, या किसी सोशल मीडिया पे पोस्ट था या कहीं खबर थी, जो भी था, उसमें उन्होंने लिख दिया कि उन्होंने अपने बाप की इज्जत नहीं की, तो ये आम आदमी की क्या इज्जत करेंगे। और अगर इस तरह की बयानबाजी एक दूसरे के खिलाफ होगी, वो उनको कुछ कहेंगे, वो उनको कुछ कहेंगे, तो जब मन में कड़वाहट रहेगी तो जाहिर सी बात है इंडिया गठबंधन भी कड़वाहट में रहेगी। और उत्तर प्रदेश, जहाँ तक लोकसभा चुनाव की बात है, तो उत्तर प्रदेश में सबको पता है कि 80 सीटें हैं और दिल्ली का रास्ता जो है यूपी से होकर जाता है। तो कांग्रेस को सरकार बनानी है या इंडिया गठबंधन को सरकार बनानी है या बीजेपी को सरकार बनानी है, तो दोनों के लिए उत्तर प्रदेश एक बेहद अहम पड़ाव होगा अगले लोकसभा चुनाव में। तो इस अहम पड़ाव में ही, इस स्टेट में ही अगर आपके बीच के रिश्ते ख़राब हो जाते हैं तो बाकी स्टेट में भी फ़र्क पड़ेगा। आज समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस के बीच कड़वाहट पैदा हो गई सीटों को लेकर, कल आम आदमी पार्टी के बीच हो जाएगी दिल्ली और पंजाब में, परसों पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को लेकर हो जाएगी, नरसों जो है वो बिहार में जेडीयू और आरजेडी के बीच हो जाएगी। तो मैसेज तो क्या जाएगा? पब्लिक अगर आपको मूड भी करेगी वोट देने के लिए तो आपको वोट देगी। वो पूरा संपादकीय भी लिखा है आज नवभारत टाइम्स में। तो अब इसमें ये भी कह रहे हैं कि विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर और लोकसभा चुनाव के लिए किया गया है, तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो अखिलेश यादव उनकी समाजवादी पार्टी को समझ में ना आए। लेकिन सवाल यह है कि अगर बात सिर्फ इतनी ही साफ थी तो मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं ने विधानसभा चुनाव को लेकर उनसे कोई बातचीत शुरू ही क्यों की? क्यों इन नेताओं को इन चुनाव की रणनीति पर विचार विमर्श करने के लिए बुलाया गया, जैसा कि समाजवादी पार्टी का दावा है, और उसके लिए 6 सीट छोड़ने की तैयारी भी दिखाई गई? और क्यों बाद में बिना स्पष्टीकरण के सभी सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित कर दिए गए? इस प्रकरण पर कांग्रेस का कोई आधिकारिक बयान अभी नहीं आया है, लेकिन यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने जो प्रतिक्रिया अखिलेश यादव के बयान पर दी है, उससे इतना जरूर स्पष्ट होता है कि पार्टी इस मसले पर बचाव की मुद्रा में है। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश में 22 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करके समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को मदद करने की अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है। बहरहाल इस आरोप प्रत्यारोप और तीखी बयानबाजी के बीच कोई भी इंडिया गठबंधन के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा है। समाजवादी पार्टी ने भी यह नहीं कहा कि वह कांग्रेस या अन्य विपक्षी दलों के साथ लोकसभा चुनाव में गठबंधन नहीं करेगी। उसका सिर्फ ये कहना है कि उस समय कांग्रेस के साथ जैसे को तैसा की तर्ज पर व्यवहार किया जाएगा। इसका सही मतलब दरअसल क्या है ये तो उसी समय स्पष्ट होगा, लेकिन अभी इतना जरूर कहा जा सकता है कि अगर सचमुच विपक्षी दल इंडिया गठबंधन को लेकर गंभीर हैं और इसे बनाए रखना चाहते हैं तो उन्हें अपने मतभेदों को निपटाने का कोई बेहतर तरीका ढूंढना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर जब लोकसभा चुनाव के मौके पर ये लोग आपस में गलबहियाँ डाले नजर आएंगे तो मतदाताओं के लिए उनके गठबंधन की विश्वसनीयता पर स्वाभाविक रूप से जो है शक पैदा होगा, कोई शक। तो देख लीजिए भैया, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आप लोग क्या करेंगे आप लोग, और बड़ा फ़ायदा उठाएंगे इसके जो है बीजेपी के जो लोग हैं, और ख़ासकर प्रचार तंत्र से जुड़े लोग और बीजेपी से जुड़े तथाकथित गोदी मीडिया के लोग खूब उछाल रहे हैं इन कड़वाहट को, खूब प्रोग्राम बन रहे हैं और बनेगा खूब ऐसे। आज अभी सपा के साथ हुआ है, कल आम आदमी पार्टी के साथ होगा। आम आदमी पार्टी की बात से याद आया कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं संजय सिंह, उनकी याचिका जो है दिल्ली हाई कोर्ट से खारिज हो गई। 23 अक्टूबर तक संभवतः वह न्यायिक हिरासत में हैं और उन्होंने इसके खिलाफ याचिका दाखिल की थी, लेकिन वो हाई कोर्ट से खारिज हो गई है। और
अब देखना है कि आगे कहाँ जाते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं कि क्या करते हैं, वो भी देखने वाली बात होगी। तो आइए कुछ दूसरे अखबार उठाते हैं, उसमें से कुछ निकलता है तो बताते हैं आपको। दिल्ली हाई कोर्ट से आप नेता संजय सिंह को झटका, याचिका खारिज। दिल्ली शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने सिंह की ओर से गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने मामले में गिरफ्तारी के साथ ईडी की हिरासत में भेजे जाने को चुनौती देने वाली सिंह की याचिका खारिज कर दी और कहा कि उन्हें राहत देने का कोई आधार नहीं बनाया गया। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि ट्रायल कोर्ट का फैसला नियमों के मुताबिक है, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो नेता हो या आम नागरिक हो। इसके अलावा जांच प्रारंभिक स्थिति पर है, इस तर्क पर कि यह एक राजनीति से प्रेरित मामला है। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि ईडी देश की एक प्रमुख जांच एजेंसी है और अदालत रिकॉर्ड पर ऐसी सामग्री के अभाव में चर्चा का हिस्सा नहीं बन सकती है जो इसे साबित करती हो। तो ये है, उनकी मुश्किलें अभी जारी रहेंगी और देखना होगा कि हो सकता है वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएं। तो ये है खबरें। थोड़ा सा हिंदू अखबार उठा लेते हैं, उसमें क्या कुछ नया छपा है कि नहीं देखते हैं। अगर होगा तो आपको बताएंगे और नहीं तो वीकेंड है भैया, आप छुट्टी मनाइए, क्या कर सकते हैं। ये हिंदुस्तान अखबार दे दिया है, बताइए। हिंदुस्तान अखबार हम पढ़ते भी नहीं, अखबारों का बुरा हाल हो गया है। वही घिसी पिटी खबरें जो हैं। डिड नॉट वायलेट डिप्लोमेटिक नॉर्म्स, इंडिया टेल्स कनाडा। कनाडा ने जो है आरोप लगाया है भारत के ऊपर, जो 41 राजनयिकों को उसने वापस बुला लिया और उसमें से 3 ऑफिस उसने ऑलमोस्ट बंद कर दिए हैं, बेंगलोर, चंडीगढ़ और आई थिंक शायद हैदराबाद। ये 3 जो हैं जहाँ से 41 काउंसलर को बुला लिया और उनके जो है एक्सटर्नल अफेयर मंत्री हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कनाडा में और कहा कि इंडिया जो है वियना समझौते का उल्लंघन कर रहा है। तो उसी का जवाब दिया है भारत ने उसको, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने। MEA इशूज ए स्टेटमेंट आफ्टर कनाडा हिट्स आउट एट इंडिया फॉर सीकिंग रिडक्शन इन नंबर ऑफ डिप्लोमेट्स। इट सेज द मूव वाज necessitated by Canada's continued interference in country's internal affairs। भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की वजह से और लगातार देने की वजह से भारत ने ये कदम उठाया है और इसमें किसी भी तरह से वियना समझौते का उल्लंघन नहीं किया गया है। India did not violate the Vienna Convention on Diplomatic Relations by asking 41 Canadian diplomats to be repatriated। भारतीय विदेश मंत्रालय का ये साफ साफ कहना है और बाकी तुम समझो, तुम्हारा काम जाने, जो तुम किए हो वैसा भोगो। खालिस्तानी जो है वो मूवमेंट को अपने यहाँ प्रश्रय देते हो। तुमको लगता है कि हमारी गवर्नमेंट इसी से बची रहेगी, गवर्नमेंट इसी से चलेगी, तो दो भैया, अब दो तो भुगतो आप। तो चलिए, आज का कार्यक्रम यहीं मेरे ख्याल से काफ़ी है। पेपर में भी कुछ खास नहीं है, अब छुट्टी का दिन है, आप भी सोचेंगे कि कहाँ फंसे हैं, छोड़ो हटाओ। तो अब इसमें इस विवाद का, इसमें संपादकीय भी छपा है हिंदू में। थोड़ा सा 2 लाइन मैं बता देता हूँ, खासकर जो कनाडा से लोग संबंध रखते हैं और ख़ासकर हमारे पंजाबी भाई। तो इसमें यह है कि इसमें सफ़र कौन करेगा। चंडीगढ़ का अगर उसने काउंसलेट बंद किया या कम किया, मतलब वहाँ से वाइंड अप कर दिया, तो सबसे ज़्यादा तो पंजाबी ही जाते हैं कनाडा, तो सबसे ज़्यादा उनको दिक्कत होगी। अब हर काम के लिए पहले चंडीगढ़ से हो जाता होगा, अब उनको दिल्ली जाना पड़ेगा। तो इसमें भी ये छपा हुआ है, एडिटोरियल है हिंदू का, कि ऑर्डिनरी पीपल विल सफ़र एज इंडिया एंड कनाडा कट डाउन वीज़ा सर्विसेज। तो वीज़ा सर्विसेज में जो कटौती की गई है दोनों देशों की तरफ से, तो उसमें आम लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी और ख़ासकर पंजाब के लोगों को, क्योंकि आपको पता है कि कनाडा जो है वो मिनी पंजाब भी माना जाता है। और चूँकि पंजाबी वहाँ बहुमत में हैं और पंजाबी लोगों को लेके पार्टियाँ भी हैं, वो एक्टिव भी हैं पॉलिटिकल में, लोकल कनाडा पॉलिटिक्स में। और ट्रूडो की जो सरकार है, जस्टिन ट्रूडो की, वो मानी जाता है कि ऐसे ही लोगों के
गठबंधन पे चल रही है, तो लिहाजा ये एक बड़ा सवाल है कि आम लोगों का क्या होगा। इंडिया एंड कनाडा आर हेडेड फॉर एन इवन फर्स्टियर सीजन इन टाइज आफ्टर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स लेटेस्ट मूव टू पेयर डाउन द नंबर ऑफ कनाडियन डिप्लोमेट्स इन इंडिया फ्रॉम 62 to 21। 62 थे इनके, उनको घटा के 21 कर दिया है। While New Delhi had made its demand to equalize the number in each other's mission known last month in the fiery aftermath of the Trudeau government allegation that India had a role in killing of Canadian national and Khalistani activist Hardeep Singh Nijjar। तो ये है मामला। अब कनाडा ने जो 41 इनके डिप्लोमेट्स हैं उनको उड़ा दिया है, मतलब यहाँ से ले गए वापस हो, और आरोप लगाया भारत पे कि इन्होंने इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन किया है वियना समझौते का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ओवरऑल इस पूरे संपादकीय का हल ये है कि ये कहीं से भी आम लोगों के लिए राहत की खबर नहीं है। आम लोगों को काफ़ी दिक्कत होगी। कनाडा का नागरिकता भी मिल जाती है, आपको पता ही है, तो उसमें भी कुछ दिक्कत आ सकती है, ऐसा लिखा है इस अखबार में। तो बहरहाल कनाडा अगर आप प्लान बना रहे हैं तो फ़िलहाल 2-4 महीना सस्पेंड कर दीजिए, मत बनाइए, मत जाइए। और जो लोग कनाडा में रह रहे हैं और वो कनाडा का वीज़ा परमानेंट मतलब नागरिकता सिटीजनशिप लेना जा रहे हैं, भारत के लोग खासकर, अब भारत की बात मैं कर रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से इसको अभी थोड़ा होल्ड कर दीजिए। परमानेंट नागरिकता सिटीजनशिप में जो है मत लीजिए कनाडा की, क्योंकि भारत सरकार ने जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक से कि अगर आपकी नागरिकता कनाडा की है तो वीज़ा मिलने में, भारत आने में फिर आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आपने अप्लाई किया हुआ है और या करना चाहते हैं तो फ़िलहाल इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रख दीजिए, मेरा ऐसा मानना है। बाकी बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी मैं नहीं जानता हूँ। तो बाजस आज इतना ही, आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। कल संडे है, कल मुलाकात नहीं होगी आपसे। कल आप भी छुट्टी मनाइए, मैं भी छुट्टी मनाता हूँ। और आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है आप ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।